लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी से की मुलाकात। बिहार में सियासत हलचल हुई तेज। फिर राजधानी भ्रमण पर निकले सीएम नीतीश कुमार। पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लिया जायजा। कई प्रोजेक्ट की प्रगति का भी जाना हाथ। पटना सिटी में फतुहा में ठनका गिरने से 4 लोगों की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। और बिहार के 8 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करते हैं। दरअसल पटना सिटी इलाका फतुहा में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। पटना के आसपास के इलाकों में हड़कंप का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में अब ठनका गिरने से पटना सिटी में जिस तरीके की घटना घटी, इसके बाद लोगों में एक तरीके से दहशत का माहौल है। तो साफ तौर पर आपको बता दूं कि अब मॉनसून दस्तक देने को पूरी तरीके से बिहार में तैयार है। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर फतुहा से आई है, जहां पर वज्रपात से 4 लोगों की मौत की बातें सामने आई है। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। इस खबर पर हमारे साथ पटना सिटी से हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरीके से लोगों में दहशत की बात कही जा रही है और अब मौसम यानी कि मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है, क्या लगता है जो डर है वो डर आगे किस तरीके का है, और पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल नहीं हुआ। जहां तक बात की जाए तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट किया था, उसी को आज देखने को मिला है कि फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास जहां ठनका गिरा है और काफी बारिश भी हुई है, इसमें वहाँ पे जो मजदूर लोग वर्क करते हैं उसमें से 6 लोग चपेटे में आए और उसके कारण 4 लोगों की घटनास्थल पे ही मौत हो गई है और 2 लोगों की उपचार के लिए फतुहा सदर अस्पताल में उन लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन उन लोग की भी हालत अभी तक जानकारी पता करने पर बताया जा रहा है कि उन लोग की भी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बात की तो काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन इस घटना में 6 लोग स्पॉट पे ही वो चपेटे में आए थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि घटनास्थल, और आपने जो कहा कि स्टेशन इलाका है, वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, तो मजदूरों की संख्या काफी अधिक मात्रा में होगी और ऐसे में 4 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत लोगों को, और खास करके जो मजदूर होंगे वहां, उनको परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल नहीं हुआ। जहां तक बात की तो जो अन्य 2 व्यक्ति घायल है उनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लेकिन जो 4 लोग मरे हैं उनके परिजन लोग का रो का बुरा हाल है। वहाँ इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब लोग स्थानीय लोगों से बात करते हैं तो स्थानीय लोगों घर में दुबक चुके हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से घटना घटी, जिस तरह से वहाँ पे ये मैसेज फैला है। कोई सरकारी अनुदान या फिर किसी तरीके की सरकारी सहायता मिलने की बात की गई है मृतकों या फिर जो घायल है उनके लिए? जी देखिए, जैसे ही जानकारी मिली है वहाँ के अधिकारी लोग वहाँ पहुंचे हैं अस्पताल में, वहाँ घटनास्थल पहुंचे, पूरे घटनाक्रम को जांच कर रहे हैं और जांचने के बाद जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो अधिकारी के द्वारा बिल्कुल जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो पूरी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी मुकेश, पटना सिटी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि मौसम विभाग का जहां एक तरफ अलर्ट है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी आ गई पटना सिटी के, जहां पर घटना के बाद जो एम्बुलेंस पहुंचा था वहां मजदूर जो मृतक थे वो भी या जो पीड़ित थे, ये देख लीजिए। ये तस्वीरें साफ तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें डीटीवी भारत के कैमरे से देख रहे हैं आप। यहां पर किस तरीके से घटना जो हुई, उस घटना के बाद ठनका गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद जो अधिकारी थे वो अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, इसके बाद वो अस्पताल भी पहुंचे हैं और वहां पर जो भी पीड़ित है उनका हाल जाना है और उनके इलाज की बातें की है। साथ ही साथ अगली प्रक्रिया के तहत उनको सरकारी अनुदान देने का भी वादा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ बिहार में मॉनसून दस्तक देने को तैयार है और कभी भी बिहार में मॉनसून अब पहुंच सकता है, इसको लेकर के अलर्ट भी जारी की गई है। हालांकि बारिश जो है वो कई इलाकों में देखने को मिली है, प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश देखने को मिली है और इस दौरान पटना के इलाकों में भी बारिश हुई और इस बीच वज्रपात होने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अच्छा, पुरुलिया बलरामपुर। यहाँ क्या करते थे? हाँ, यहाँ क्या करते थे? हम लोग फूल यूं बेचते हैं, फूल कपड़ा। फूल कपड़ा। हाँ। अच्छा, बस बिजली से चलता है, बिजली आ जाएगा तो चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। कितना लोग तुम लोग घायल हो?
घायल हो गए अभी 3-4 आदमी सर। चार घायल है और दूसरा लोग हल्का हल्का थोड़ा सा ठीक है। कुल कितना आदमी है? 6 आदमी है। 2 ठीक है सर। 3 का मौत हो गया है। 4 बिल्कुल आपको बता दूं कि फतुआ में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत की बातें सामने आई और ऐसे में आपने पीड़ित परिवार के जो लोग थे उनको आपने सुना कि किस तरीके से वहां पर घटना हुई और घटना के बाद स्थितियां वहां पर क्या है, लोगों में दहशत का माहौल है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं, दरअसल ये फतुआ थाना क्षेत्र की घटना है और वहां पर जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद अब भी लोग डरे हुए हैं, लोग घरों में दुबके हुए हैं, ताकि मौसम विभाग का जो अलर्ट है और उस अलर्ट के बीच अगर फिर से इलाके में कहीं इस तरीके की घटना होती है तो कौन इसका शिकार हो सकता है, इसके लिए लोग पहले से ही सचेत हैं और घरों में हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप का माहौल है और फतुआ में ये घटना देखने को मिली जहां ठनका गिरने से 4 लोग जो है वो 4 लोगों की मौत हो गई है और इन 4 लोगों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं वहां जो अधिकारी थे वो पहुंचे और अब पूरे मामले की जांच भी कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक गलियारों की। सुगबुगाहट तो बहुत होती है, लेकिन उन सुगबुगाहट के बीच में अब आज एक नई रणनीति दिख रही है, नई चाल दिख रही है और बात मझधार में मांझी की। क्या मांझी मझधार में है? बिहार में राजद सुप्रीमो के जन्मदिन है आज और इसको लेकर के उत्सव का माहौल राजद में दिख रहा है, पर उनके बेटे तेज प्रताप बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर उनसे मिलने पहुंचते हैं और उनके घर जाने की जो तस्वीरें सामने आई वो मीडिया जगत में, वो राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर रही है, जिसके बाद बिहार में नई सियासी समीकरण की कयास लगाई जा रही है। और ये कयास हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले जिस तरीके से तस्वीरें दिखी है, दोनों नेताओं की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। मांझी ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए, लेकिन राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए, ऐसा मांझी ने कहा। लेकिन जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हम प्रमुख हैं, वो क्या कुछ बोलते हैं, पहले एक बार जरा सा उनको सुन लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से इन पूरी बातों को देखा जाए तो तेज प्रताप यादव अपने स्तर से बोलते हैं, मांझी अपने स्तर से बोलते हैं और इसको लेकर के सियासी बातें हो रही है। लेकिन आइए जरा से पहले बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में विधायक, राजद विधायक तेज प्रताप यादव को सुनते हैं। पहले इधर से लगातार गुजर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल पहले नहीं मिले, लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं। ऐसा बात नहीं, तो अपना ऐसा ही जो पारिवारिक जो संबंध है। बिल्कुल सियासत यही है और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी की कमान को कुछ अपने स्तर से ले रहे हैं। तेज प्रताप यादव को एक बार फिर से सुनते हैं। क्या लगता है? मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। क्या लगता है? मांझी जी का हमारे साथ हमारे सहयोगी शर्मिला जुड़ेंगी, इस पर विश्लेषण के लिए उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ तस्वीरें हैं। सीधे शर्मिला के पास चलते हैं। तरह से आज खबरें निकल कर सामने आई है। सियासी गलियारों में तो बेशक बवाल हुआ है, क्योंकि लगातार ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि मांझी जिस तरह से लगातार एनडीए के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो बोलने लगते हैं। और ऐसे में जब आज तेज प्रताप यादव मांझी जी से मिलने पहुंचे, उनकी आवाज पर मिलने पहुंचे, तो सियासी गलियारे में कहीं ना कहीं बवाल शुरू हो गए। और दूसरी बात यह है कि अंदर खाने से ये भी खबरें सामने आ रही है निर्भय कि जब तेज प्रताप यादव मिलने गए थे मांझी से, तो उन्होंने हुई है। तो ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि राजनीति गलियारे में बड़ा बदलाव हो सकता है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और बिना आग के तो धुआं नहीं लगता है निर्भय।
बिल्कुल बिना आग के धुआं नहीं लगता है। और ऐसे में जीतन राम मांझी को लेकर के देखा जाए शर्मिला, तो जीतन राम मांझी कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल खड़े कर देते हैं, कभी वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट होते हैं और वहां पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख जाते हैं तो सवाल खड़े कर देते हैं। और ऐसे में अब एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के फैसले को बेहतर बताना या फिर आज की जो मुलाकात रही, ये मुलाकात क्या खास हो सकती है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया निर्भय कि अंदर खाने से खबरें सामने आ रही है कि जब तेज प्रताप यादव मिलने पहुंचे थे जीतन राम मांझी से, तब उन्होंने वीडियो कॉल के लालू प्रसाद यादव की भी बातचीत करवाई थी। हालांकि तेज प्रताप यादव ने ऐसा कहा कि ये औपचारिक मुलाकात थी, ऐसा कुछ नहीं था या फिर इसे राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये औपचारिक मुलाकात हो सकती है, सफाई सब दे सकते हैं। जीतन राम मांझी को जरा सा सुनिए, सफाई देते वो जरूर दिखे हैं, लेकिन उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जीतन राम मांझी को आइए एक बार सुनते हैं। माता हमारे पास आए हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंशा, लेकिन एक शुरुआत तो हो गई है। शुरुआत पहले से भी थे, इनके पिताजी भी, इनके भाई भी हमारे पास यहाँ आए थे। वो जिसमें इश्तहार दिया जा रहा था उस समय। एनडीए में धुकी बढ़ गई है सर, मुलाकात के बाद एनडीए में धुकी बढ़ गई है। कहाँ धुकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है ये आप लोग जानते हैं। देखिए हम इधर से लगातार गुजर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल पहले नहीं मिले। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं। सब अपने तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आज सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला तब आकर के सोची कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस। और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल ये बातें आपने सुनी। अगर तस्वीरें याद की जाए तो आपको 4 तस्वीरें मैं याद कराता हूं। पहली तस्वीर, जीतन राम मांझी मुकेश सहनी से बैठक करते हैं। दूसरी तस्वीर, अगर जो इस तरीके की बातें कही गई कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात है, तो जरा सा पुराने लोगों को याद कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में भले ही प्यार नहीं दिख रहा था जब वो दोनों अलग अलग थे, बिहार विधानसभा चुनाव में जब बातें हुई तो दोनों अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद मुलाकात होती है, वो भी औपचारिक मुलाकात थे। और उसके कुछ दिनों के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को जेडीयू में विलय करा लिया। आज एक बार फिर से हम प्रमुख जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात होती है। शर्मिला हमारे साथ जुड़ी हुई है। शर्मिला, इन पूरी स्थितियों को लेकर के देखा जाए, जो चक्र चल रहे हैं, शुरुआत जिस तरीके से पत्रकारों ने कहा कि सर शुरुआत हो गई है, ये आप सोचते हैं, ये मांझी जी कहते हैं, लेकिन इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है? औपचारिक मुलाकात का जो सिलसिला है बात नहीं हो रही है। बिल्कुल शर्मिला, आपकी आवाज मेरे तक पूरी तरीके से साफ नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी और तेज प्रताप यादव के बीच की जो बातें हैं, एक तरफ समर्थन दिख रहा है तो दूसरी तरफ दोस्ती दिख रही है। इन दोनों के बीच में क्या ऐसा तो नहीं कि मांझी मझधार में फंस गए? मांझी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो जाएं तो जाएं किधर जाएं। क्या वो लालू प्रसाद यादव के खेमे को एक बार फिर से अपना समर्थन करेंगे? लेकिन ये उम्मीद जरूर लगाए जा रहे थे कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाते हैं तो राजनीति समीकरण हिलने वाली है, और वो राजनीति समीकरण अब शायद हिलती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी हो, तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से अपने पार्टी की कमान संभाली है, चाहे सिवान पहुंच करके शहाबुद्दीन के बेटे को मनाना हो या फिर कोरोना के इस काल में लोगों की स्थितियों को समझना, दरभंगा पहुंचना, अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचना, वहां की जनता का हाल सुनना, और उसके बाद अब जन्मदिन के ही सही, अपने पिता के जन्मदिन के ही इशारों में वो जीतन राम मांझी से बात करने पहुंच गए।
पिता को एक बड़ा गिफ्ट कह सकते हैं कि अगर उन्होंने मांझी को मना लिया, विपक्ष को मजबूत कर दिया, सरकार को गिराने में अगर सफल हो गए, तो ये उनके पिता के लिए बेहतर बहुत बड़ा पुरस्कार हो सकता है, तोहफा हो सकता है जन्मदिन पर। लेकिन जिस तरीके से जब बातें हुई, अब दोनों नेताओं ने भले ही इस मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात कहकर टालने की कोशिश की है, लेकिन बिहार की सियासत की समझ रखने वालों ने या किसी समीकरण को, यानी कि नए समीकरण को शुरुआत कह रहे हैं। और ये हमने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे तभी ये कयास लगाए जा रहे थे और उसका सूत्रपात हो गया है, जिसका असर मौजूदा नीतीश सरकार पर पड़ना तय माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से मांझी लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी करते नजर आए थे, तो ऐसे में क्या सच में मांझी मझधार में फंस गए? चलिए एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ ऑफर किया, बड़ा ऑफर किया है, और अपने पिता के लिए क्या पुरस्कार सजा रहे हैं वो, ये सुनिए जरा सा तेज प्रताप को। क्या लगता है? मांझी जी का मन डोल रहा है तो यहाँ दरवाजा खुला, आ जाए मांझी जी। सुन लिया, ये मांझी जी के मन की बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अनलॉक पर अलर्ट की करते हैं। यानी कि बिहार जो है कोरोना संक्रमण से जैसे जैसे मुक्त हो रहा है, उसको लेकर के अनलॉक तो हो गया है बिहार, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर स्थित कई जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मीठापुर में स्थित इन सभी जगहों पर, यानी कि जिस तरीके से जो जिले हैं, पटना जिले में भी उन्होंने देखा, खास करके राजधानी का उन्होंने कई बार दौरा किया, सड़कों पर दिखे हैं। पहले मुख्यमंत्री नहीं दिखते थे, लेकिन अब सड़कों पर दिख रहे हैं। कोरोना के इस काल में उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया और पार्किंग की व्यवस्था को पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाए, इसकी बातें की। साथ ही साथ उन्होंने स्मार्ट शहर की जो बातें की गई, स्मार्ट शहर को बनाने के लिए उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं उन सब का उन्होंने अवलोकन किया, और इसके साथ साथ उन्होंने जनता से अपील की। दरअसल मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि कोरोना के इस काल में बिहार अनलॉक हो गया है और ऐसे में अब अनलॉक के दौरान आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से बचना है तो लोगों को साफ तौर पर सचेत रहने की जरूरत है। सीएम नीतीश कुमार मीठापुर पहुंचे और वहां पर लोगों से भी बातें कही। दरअसल बिहार में जिस तरीके से और खास करके पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है, इस स्मार्ट सिटी को लेकर के क्या प्रगति हुई है कार्यों पर और किस तरीके से विकास हो रहा है, काम कितना आगे बढ़ा है, मुख्यमंत्री इसको लेकर के पटना की सड़कों पर निकले थे और वो मीठापुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने विकास कार्यों की पूरी समीक्षा की और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील कर दी है कोरोना के इस गाइडलाइन को पालन करने के लिए, कोरोना से बचने के लिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान देख सकते हैं आप खुद जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी उनके साथ हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद है तारकिशोर प्रसाद, और वहां पर उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया। अस्पताल के जो कर्मी थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। ये बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब 7 से तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। और अब अलर्ट का मेन मुद्दा जो रहा वो रहा बिहार में अलर्ट को लेकर के किस तरीके से अलर्ट रहना है। दरअसल कोरोना के बाद जब स्थितियां कमजोर होने लगी संक्रमण की, तो सरकार ने प्रदेश में अनलॉक कर दिया। लेकिन इस अनलॉक के बीच में जब मुख्यमंत्री सड़कों पर निकले तो इस दौरान उन्होंने देखा कि लोग लापरवाह दिख रहे हैं, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील कर दी। लॉकडाउन खत्म किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीज़ों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतजाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से
इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे क्योंकि एक सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत जरूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, डीएम्स वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, तो डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखिए लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत जरूरी है, अभी आगे के कुछ समय के लिए सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। देख लिया और आज चूंकि कहा कि भाई सुबह में ही हम लोग 8 बजे निकल करके 2 जगह देख लेंगे, क्योंकि इन लोगों को फाइनलाइज करना और काम शुरू करना। तो अभी इसी बीच में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो हमको प्रेजेंटेशन किए हुए थे, तो ये बात हो गई थी अगर ये खत्म होगा तो चलते देखेंगे। ताजे ही देखने आ गए, अब ये सब काम भी तो होना चाहिए। एक तो कोरोना की बात अलग, लेकिन बाकी सब काम भी तो हम लोग डेवलपमेंट करते ही हैं और लोगों को काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए। तो ये सब है, लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क का कहिए, वो बहुत जरूरी है। वो किए रहेंगे तो इस पर असर। इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में अपना 74वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने गुरुवार की रात दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पर केक काटा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहीं जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर कहा कि आप सदा मुस्कुराते रहें। हमारी हम तो सब दिन बधाई देते हैं। इधर पटना के डाक बंगला चौराहे स्थित पेट्रोल पंप के पास बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुकुल यादव की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती हुई डीजल, गैस और पेट्रोल की कीमत के विरोध में प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुकुल यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने अगर ईंधन की कीमतों में कमी नहीं किया होता तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, यानी कि अगर कमियां नहीं होगी तो कांग्रेस अभी उग्र प्रदर्शन भी कर सकती है। मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब 108 रुपया डॉलर प्रति बैरल मिला करती थी, तब कांग्रेस ने देश को 67 रुपया और 57 रुपया में तेल देने का काम किया था। और आज जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम है, प्रति बैरल कम है, मात्र 60 रुपया है, तब ये मोदी सरकार 100 रुपया पेट्रोल डीजल करने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं जनता के पैसों का लूट है और ये बंटाधार किया जा रहा है। जो महंगाई इनको डायल लगती थी अपने कांग्रेस के राज में, आज वही महंगाई इनको डार्लिंग लगने लगी है। इधर विभिन्न जिलों में हाल के दिनों में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हो रहे हमले को देखते हुए मुंगेर रेंज के डीआईजी शफीउल हक ने 5 स्पेशल टीम का गठन किया है। किसी टीम में 3 तो किसी टीम में 4 थानों को शामिल किया गया है, जो एक साथ मिलकर अपने क्षेत्र में छापेमारी की घटना को, जो बातें होंगी यानी कि जो वारदात होगा उसको अंजाम देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, इसके लिए बी टीम भी तैयार किया गया है, जिसमें डीआईजी, एसपी एवं डीएसपी के क्वांटी टीम को शामिल किया गया है, जो जरूरत पड़ने पर तत्काल छापेमारी टीम को बैकअप देने के लिए घटना स्थल पर पहुंचेगी। शहर में अच्छी पुलिसिंग के लिए, ऐसी घटना पर रोक के लिए हमने 3-3 थाने की टीम बना दी है कि जब भी छापामारी होगी ये टीम छापामारी करेगी। जैसे कोतवाली है, कोतवाली, वासुदेवपुर, ओपी और पूरब सराय की एक टीम है। दूसरी टीम बनाई है हमने कासिम बाजार की, कासिम बाजार, सफिया सराय और सजलपुर की दूसरी टीम। तीसरी टीम है जमालपुर की, जमालपुर, फरीदपुर और ईस्ट कॉलोनी की। शहर में अच्छे नियंत्रण के लिए, क्योंकि हम जो छापामारी करने जाते हैं किसी केस से संबंधित जाते हैं, केस पब्लिक करती है, तो पब्लिक का हमें विश्वास हो इसके लिए हमने टीम बना दिया है। जब भी छापामारी होगी तो टीम करेगी और जरूरत पड़ने पे दूसरी टीम को बुलाई। इधर बांका मदरसा बम विस्फोट मामले में मुंगेर में जेडीयू नेता मुनाजिर हसन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की साजिश है कि मदरसा को बंद करवाने की। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं, वो किसी एक मदरसे के बारे में उंगली उठाकर कह दे इस मदरसे में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बांका में मदरसा में ब्लास्ट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है मदरसों को बदनाम करने का।
और जो लोग ये कह रहे हैं कि मदरसा को बंद किया जाए, उनको मालूम नहीं कि मदरसे के अंदर कितने मासूम और यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान दे करके, विवादित बयान दे करके। इधर नवादा के रजौली गैरीबा गांव निवासी 38 साल के ठेकेदार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के साथ गरीबा गांव के रजौली आ रहे थे। इसी बीच निमाटांड स्थित मधुकोन कंपनी के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने रोककर गोली मार दी। बिहार के 8 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, नालंदा, गोपालगंज और सिवान के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार के इन जिलों में आने वाले अगले 2 घंटे में 2 से 3 घंटों के दौरान वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। दरअसल इस साल बिहार में 15 जून तक मानसून के पहुंचने की पूरी संभावना है, जिसका असर अभी से ही दिखने लगा है। जब हौसले बुलंद हो तब मंजिल सिर्फ आपकी है। बोकारो की छात्रा रजिया सुल्तान ने 64वीं बीपीएससी में डीएसपी के रूप में चयनित हुई हैं। रजिया सुल्तान ने बिहार की प्रथम मुस्लिम महिला बनकर एक इतिहास रचा है। रजिया बिहार पुलिस में डायरेक्ट पुलिस उपाधीक्षक बनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। रजिया ने 2011 में 12वीं उत्तीर्ण की। बोकारो जिले की C1D की रहने वाली रजिया की प्राथमिक शिक्षा बोकारो पब्लिक स्कूल में हुई है। तो बहुत शुरू से ही तेज थी पढ़ने लिखने में, 1 क्लास से ही टॉपर थी। शुरू से बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत की। ये पूरा फैमिली का उसमें योगदान है। सब कोई उनसे ही था। सब कोई चाहता था। हाँ, सब सहयोग दिया था। बहुत अच्छा मार्क्स लाई। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। DTV भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव।